हाँ जी। तो मैं ऑन करता हूँ मोंगो डीबी। क्या क्या हो गया था? एटॉमिसिटी समझा दी थी, है ना? और फिर जो है, हाँ जी, वर्किंग विद ऑर्डर्ड ऑप्शन इन इंसर्ट मेनी। देखो, क्या नाम है? वैसा स्क्रीन दिख रही है ना? हेलो। चलिए, तो हमको क्या करना है? वर्किंग विद ऑर्डर्ड ऑप्शंस। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ? सबसे पहले मोंगो एप्स इनेबल करता हूँ, सर्वर चलाता हूँ। वाइजा बोलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ शो डेटाबेसेस, और इसमें सेलेक्ट करता हूँ यूज कॉलेज डीबी। महफूज आ गया। वाइजा आवाज आ रही है अब? हेलो। यस सर, आ रही है। ठीक है, तो अब हमको स्टार्ट करना है वर्किंग विद ऑर्डर्ड ऑप्शन इंसर्ट मैनी। अब देखो, मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ शो स्टूडेंट्स, सॉरी, शो कलेक्शंस, और यहां पर है स्टूडेंट्स है। तो मैं लिखता हूं डीबी डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड। अब मेरे पास ये एन नंबर ऑफ दिख गया, ठीक है। अब जैसे मान लो कि क्या होता है कि अगर तुम ध्यान से देखो, तो हमारे पास ये आईडी है, रोल नंबर है, नेम है, ईमेल है, मार्क्स है, आईडी है, रोल नंबर है, नेम, मतलब ये सब है। और साथ ही साथ तुम अगर देखोगे तो यहां पर ना, जो लास्ट वाला रिकॉर्ड है, मतलब सेकंड लास्ट में एक एक्स्ट्रा फील्ड है जो कि क्लास है, और सबसे लास्ट वाले में एक एक्स्ट्रा फील्ड है जिसका नाम है डॉक्स, मतलब क्लास भी है और डॉक्स भी है। और वो भी देखोगे कि इसके अंदर नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हमको ये पता है कि हम लोग मोंगोडीबी के किसी भी की में ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर भी नेस्टेड ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। इन नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं? नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स। अब क्या करते हैं कि मैं क्या करता हूं, इसी में मैं जो है कुछ रिकॉर्ड्स और इंसर्ट करता हूं। जैसे मैं लिखता हूं इंसर्ट मेनी, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मैं इधर आता हूं और यहां लिखता हूं नेम पंकज, एज 40, कॉमा, क्लास एमबीए, ये हो गया, कॉमा किया। अब देखो इधर देखना, इधर देखो, इधर देखो।
एक बात बताओ मुझे कि हमारे पास एक आईडी है, मुझे जहां तक लगता है कि हमारे पास एक रोल नंबर है जो कि है 1001। ठीक है, या थोड़ा एक काम करते हैं, फ्लिपकार्ट था ना, हाँ, यूज फ्लिपकार्ट। इधर जाता हूं, db.books.find, ये आ गया। अब देखो, तुम ध्यान से देखो, तो यहां पर जो आईडी है हम लोगों ने, ये हमने कस्टम बना रखी है। अब ये बताओ, ये जो आईडीज हैं ये प्राइमरी की हैं कि नहीं, बताओ पहले। ये आईडी सारी की सारी प्राइमरी कीज है ना, ये हमको पता है कि नहीं पता। यस। ठीक है, ये आईडीज हमारी प्राइमरी की है। तो अब होता क्या है कि अगर तुम ध्यान से देखना, अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं लिखता हूं डीबी, एक सेकंड, db.books.find1, कैन यू सी द रिकॉर्ड? कौन कौन से कॉलम है, एक बार कंफर्म करो तो, कौन कौन से कॉलम है। हाँ जी। तो इधर देखिए, तो वर्किंग विद ऑर्डर्ड ऑप्शंस इन इंसर्ट मेनी। अब इसमें पॉइंट क्या है कि अगर मैं जाके यहां पर इंसर्ट करता हूं, तो देखो मेरे पास कौन कौन सा है। अंडरस्कोर आईडी में ये ऑब्जेक्ट आईडी पड़ी हुई है, नेम ए है, प्राइस 20 है। अब देखो, मैं आपको ये बात पता होगा कि मैं अगर मैं db.books.find करता हूं, तो हमारे पास मल्टीपल आईडीज हैं, और सारी की सारी ये जो आईडीज आप देख रहे हो ना, ये नॉन रिपीटिव है, मतलब ये यूनिक है, क्योंकि अंडरस्कोर आईडी लगा रखा है ना, तो इस पे प्राइमरी की के सारे कांस्टेंट इंप्लीमेंट हो सकते हैं। अब जरा एक चीज नोटिस करना, तुम ध्यान से देखना, यहां पर एक आईडी है 1002। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं यहां पर लिखता हूं insert 1, ध्यान से देखना, इंसर्ट मैनी करता हूं, और इंसर्ट मैनी में क्या होता है कि मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूं, अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू 1009, कॉमा, नाम जो है, बुक का नाम है, मान लो बुक का नाम है सेक्रेट हार्ट, सेक्रेट हार्ट। ठीक है, और इसकी जो प्राइस है वो है मान लो 150 रुपए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कॉमा लगा के फिर लिखता हूं, और यहां पर 102 देता हूं, और इसके बाद इसमें लिखता हूं, बुक का नाम है द सीक्रेट ऑफ मनी, सीक्रेट ऑफ मनी, और इस बुक का प्राइस है मान लो 250। और फिर एक लिखता हूं, यहां पर 10010 लिखता हूं, और द चैम्बर ऑफ सीक्रेट इन हैरी पॉटर। ठीक है, मान लो ऐसे कुछ भी नाम दे दिया मैंने, दिक्कत नहीं। ठीक है, ये बुक एग्जिस्ट भी ना करे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे तुम आउटपुट बता सकते हो इसका, वाइजा और महफूज दोनों लोग, बताओ आउटपुट बता सकते हो दोनों लोग इसका, क्या होगा आउटपुट, रिजल्ट में क्या आएगा, रिकॉर्ड इंसर्ट होगा कि नहीं होगा, ये बताओ, बताओ। हाँ, होना तो चाहिए। हो जाएगा। बट ये वाली सर आईडी जिसकी 1002 है, ये वाली थोड़ा दिक्कत नहीं करेगी?
और 10010 वाली? ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसमें तो हो ही जाना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। तो कहने का मतलब है सर, क्योंकि अंडरस्कोर आईडी जो है वो क्या है, प्राइमरी है, तो हमको पता है कि ये वाला रिकॉर्ड यूनिक है, ये वाला रिकॉर्ड, ये वाला रिकॉर्ड, मतलब पूरे के पूरे रिकॉर्ड को, फॉर ईच रिकॉर्ड फॉर द डॉक्यूमेंट्स अंडरस्कोर आईडी शुड बी यूनिक। तो ये भी यूनिक है, ये भी यूनिक है, लेकिन ये यूनिक नहीं है, ये डुप्लीकेट है। इसका मतलब ये वाला रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा और ये वाला रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा, और साथ ही साथ ये वाला रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो जाना चाहिए। बताओ सही है कि गलत, कि पूरे में एरर आ जानी चाहिए? ये जो सर, ये वाला ऐसा नहीं होगा सर, ये जो 1002 वाला है वो पहले वाला रिमूव करके ये वाला इंसर्ट हो जाए। भाई मैं पूछ कर रहा हूं, मैंने दो क्वेश्चन पूछे कि सबसे एरर आ जाएगा सर वैसे पूरे में कि पूरे में एरर आएगी, कि 1009 इंसर्ट हो जाएगा और ये दोनों नहीं इंसर्ट होंगे, या सिर्फ दूसरा वाला इंसर्ट नहीं होगा, पहले और तीसरे में एरर आ जाएगी, मतलब क्या है? पहले वाला सर एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर और ये दोनों में एरर आ जाएगी, क्योंकि ये 1002 वाला नहीं हो पाएगा, तो इसलिए 1010 वाला भी नहीं हो पाएगा होगा। तुक्का मार रहे हो या करेक्ट बता रहे हो? लॉजिक पता दोनों है? दोनों है। ये सर हमने का इसलिए उठाया है, जैसे लूप नहीं होता है कि हम्म। एक जितना टाइम, मतलब जब तक कंडीशन ट्रू है तब चलेगा, जब नहीं है तो फिर उसके आगे कहाँ रन होगा। अरे तो भैया दिक्कत इसमें आएगी ना, इंसर्ट में नहीं चल रहा है और एरे के अंदर है, तो ये तो इंसर्ट हो जाएगा, ये इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका इसके फेलियर का कोई रीजन नहीं है। इस रिकॉर्ड के लिए फेलियर हो सकता है और इस रिकॉर्ड के लिए, नहीं, अगर ये फेल होगा भी तो रीजन बताओ ना क्यों फेल हो रहा है? ये 1002 वाला नहीं चल रहा है इसलिए फेल होगा। ठीक है, चेक करते हैं। और इसने बोला कि अंडरस्कोर टू इंसर्ट नहीं हुआ है, अंडरस्कोर टू इंसर्ट नहीं हुआ है। और यहां देखो जरा, इंसर्ट कितना, कौन सा रिकॉर्ड हुआ है? सिर्फ पहला रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, ये वाला सही आंसर था। कि देखो ये वाला आंसर इंसर्ट हो गया है, इस वाले एरर की वजह से ये वाला इंसर्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मोंगो डीबी सीक्वेंशियल काम करता है, बताया था ना, सीक्वेंशियली चलता है। सीक्वेंशियली का मतलब ये है टॉप टू बॉटम चलेगा, मतलब पहले ये लाइन चलेगी, फिर ये लाइन चलेगी, फिर ये लाइन चलेगी। अगर 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 इस लाइन में एरर आ गई है तो इस ये वाला भी इंसर्ट नहीं होगा। ठीक है? यस सर, इसका मतलब आंसर सही था। सही है, लेकिन अब देखो ट्विस्ट, अब ट्विस्ट देखो, अब ट्विस्ट देखो। अब जो 1009 है वो इंसर्ट हो चुका है कि नहीं, ये बताओ। 1009 इंसर्ट हो चुका है। अब 1009 क्योंकि इंसर्टेड है, इसका मतलब 1009 में एरर आनी चाहिए, हाँ या ना? आनी चाहिए। सेकंड टाइम करेंगे, तो यस अब सर। मैं क्या करता हूं, इसको कर देता हूं 10011। तो अब ये वाला रिकॉर्ड इंसर्ट होना चाहिए, हाँ या ना? ये होना चाहिए। ये वाला रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है, और और क्योंकि ये वाला रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है ये फेल हो जाएगा, और इसकी वजह से ये वाला भी इंसर्ट नहीं होगा। सही है कि नहीं? सही है ना? सही है। तो अगर हम मैं, और ये फेल क्यों हो रहा है? ये फेल इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड सीक्वेंशियली चल रहा है, मतलब ऑर्डर वे में चल रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूं, एक तीसरा कॉलम दे सकता हूं जिसका नाम होता है ऑर्डर्ड। और ऑर्डर्ड में बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू ऑर्डर की होती है वो होती है ट्रू। मतलब जो इंसर्शन होता है, चाहे वो इंसर्ट मेनी का हो चाहे इंसर्ट वन का हो, बाय डिफॉल्ट मोंगोडीबी जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट करता है वो एक ऑर्डर में इंसर्ट करता है। 0 1, पहले 0 रिकॉर्ड, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, एक ऑर्डर में इंसर्ट करेगा, सीक्वेंशियली इंसर्ट करेगा। अगर हम ये ऑर्डर इक्वल टू फॉल्स कर देंगे तो ये अनऑर्डर्ड हो जाएगा। अनऑर्डर्ड का मतलब ये है, फिर इसको ऑर्डरिंग से कोई लेना देना नहीं होगा। फिर ये क्या करेगा, इन सारे के सारे प्रोसेसेस को वो अलग अलग चलाएगा, मतलब इसको अलग चलाएगा, इसको अलग चलाएगा, इसको अलग चलाएगा। अब फिर ऑर्डरिंग से नहीं चलेगा, मतलब ये भी अलग चलेगा, ये भी अलग चलेगा, ये भी अलग चलेगा। क्योंकि ये तीनों अलग चलेंगे तो इसमें एरर आएगी नहीं आएगी, ये इंसर्ट हो जाएगा। इसमें एरर आएगी क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली चल रहा है, तो इसमें एरर आएगी तो ये फेल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये इंडिपेंडेंट चल रहा है तो इसमें एरर नहीं आएगी और ये इंसर्ट हो जाएगा। इसका मतलब इस वाले में एरर आनी चाहिए, लेकिन रिकॉर्ड 10011
और 101010 इंसर्ट हो जाना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? चेक करते हैं। क्या तुमने देखा एक चीज? कितनी आईडीज इंसर्ट हुई है देखो जरा। 1009 तक। अबे तो दो रिकॉर्ड इंसर्ट हुए कि नहीं हुए? और इस बार टू। इस बार आया, और एरर इस वाले में आ गई। क्लियर है? क्लियर। ठीक है। वेरी 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 ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। ठीक है। थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। नहीं समझ में आया? तो मैं यहां पे बोल सकता हूं, वी नो दैट, हमें पता है कि इन मोंगोडीबी द इंसर्शन टेक्स प्लेस, द इंसर्शन टेक्स प्लेस इन लॉ, इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। दैट इज वाई इफ सपोज एट insert many 100 records are running, 100 records are inserted, and if one, if any one records fails, ठीक है, then all the record, then all the records that are behind, या that are after, if any record, suppose k, k, तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास 1 से लेकर 100 तक के रिकॉर्ड्स हैं, और केयथ पोजीशन का जो एलिमेंट है, मतलब केयथ केयथ रिकॉर्ड जो है वो फेल हो जाता है इंसर्ट होने से। तो इसका मतलब है के बाद वाले सारे रिकॉर्ड, है ना कि नहीं, ऑल द रिकॉर्ड्स केयथ+1 वाले, केयथ+1 वाले ऑल द रिकॉर्ड्स, ठीक है, केयथ+n वाले ऑल द रिकॉर्ड्स विल फेल। बताओ सही बात है कि नहीं? records will fail. So what we can do is, we can run each record as a independent query, independent query, एज ए इंडिपेंडेंट क्वेरी। ठीक है, इसको हम पूरे को पूरे एज ए इंडिपेंडेंट क्वेरी बना सकते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्वेरी बना सकते हैं। और सो वी कैन रन ईच रिकॉर्ड एज इंडिपेंडेंट, एंड ड्यू टू दिस होगा क्या? ड्यू टू दिस ड्यू टू दिस होगा क्या? बताओ क्या होगा ड्यू टू दिस? दोज रिकॉर्ड्स विच हैज टू बी फेल्ड विल रेज एरर एंड अदर विल इंसर्ट। ठीक है, मतलब जिसमें एरर होगी वो इंसर्ट नहीं होगा, बाकी सारे के सारे रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएंगे। अब देखो, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू पास ऑर्डर्ड इक्वल टू फॉल्स। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? ट्रू होती है ना? बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? ट्रू होती है। सही है कि नहीं? बताओ गलत है कि सही है? बताइए भाई। हम्म। वाइजा और महफूज, क्लियर है कि नहीं क्लियर भाई इतना? यस सर, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट सेशन में मैंने तुम लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था जिसका नाम होता है एटॉमिसिटी, अगर याद हो। बताया था कि नहीं बताया था? हाँ, तो एटॉमिसिटी में मैंने एक चीज और बताई थी, तुमको याद होगा, जिसका नाम होता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन बताया था और एक एटॉमिसिटी बताया था। अब अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो मैंने ये दोनों प्रॉपर्टी तुमको दिखा दी। एटॉमिसिटी कहता था कि अगर कोई भी एक ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, याद करो मैंने बताया था, अगर ट्रांजैक्शन कहता है
if any, हाँ, if any one process fails, then all the process occurring after that transaction rolls back. देखा, ये बताया, याद है, ये बताया था। और एटॉमिसिटी क्या कहता था? एटॉमिसिटी ये कहता है कि एटॉमिसिटी क्या करता था? एटॉमिसिटी कहता था ईच रिकॉर्ड इज एटॉमिक इन नेचर। एटॉमिक इन नेचर, एटॉमिक इन नेचर का मतलब ये है कि मान लेते हैं मेरे पास एन रिकॉर्ड थे, के रिकॉर्ड सक्सेस होने थे, और जो है एम रिकॉर्ड्स फेल हो रहे थे। ठीक है? तो अगर ये ट्रांजैक्शन होता, तो अगर के रिकॉर्ड, तो मान लो मेरे पास अगर एम रिकॉर्ड्स फेल हो रहे थे ना, तो के भी फेल हो जाते अगर ये ट्रांजैक्शन होता। लेकिन लेकिन एटॉमिसिटी क्या करता है? एटॉमिसिटी ये करता है कि जैसे ही एटॉमिसिटी क्या करता है? एटॉमिसिटी ये करता है कि अगर मतलब अगर एम फेल हो गए हैं और के इंसर्ट हो सकते हैं, ठीक है, तो वो के को इंसर्ट कर देगा। ठीक है, के को इंसर्ट कर देगा और जो फेल होने वाले कंडीशन है उनको अलग कर देगा। यही तो हो रहा है। बताओ। तो यहां पर ये ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये यहां पर हमने एटॉमिसिटी का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर दिया। समझ में आई बात कि नहीं? हेलो, अरे बोलो। जी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि हेयर इन अबव कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिसिटी इज क्लोजली रिलेटेड। ठीक है, हेयर इन अबव द कॉन्सेप्ट ऑफ atomicity is closely related with ordered option of insertion. I hope it is very clear for everybody. ठीक है? ठीक है, जी। चलो, अब मैं आता हूं, तुम लोगों को बता देता हूं ये ड्रॉप डेटाबेस एंड ड्रॉप कलेक्शन। देखो, अब मैं क्या करता हूं, तुम्हारे सामने एक डेटाबेस क्रिएट करता हूं। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस, सॉरी, मैं लिखता हूं यूज सैंपल डीबी। और सैंपल डीबी में तब तक डेटा नहीं दिखाएगा, तब तक नहीं लिस्ट में दिखाएगा जब तक इसके अंदर मिनिमम एक कलेक्शन ना हो। सही है कि नहीं? यही तो नियम होता है। अरे, यही तो नियम होता है। देखो, सैंपल नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि सैंपल के अंदर हमने कोई भी डेटाबेस कोई भी कलेक्शन क्रिएट नहीं किया है। सैंपल के अंदर हमने लिख दिया सैंपल अंडरस्कोर कलेक्शन लिख दिया, या कैटेगरी, क्या ईएमपी रख देता हूं। तो देखो, मैं लिखता हूं सो कलेक्शंस, तो मेरे को कलेक्शन देखने को मिला। अब मुझे इस कलेक्शन को डिलीट करना है, तो कैसे डिलीट करूंगा? मैं लिखूंगा डीबी डॉट ई। अब देखो, देखना, अब डेटाबेस भी शो करेगा, दिखा रहा है सैंपल। ठीक है, अब मुझे कलेक्शन डिलीट करना है, तो सबसे पहले क्या है कि आपको उस डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आप जिस भाई, जब तक उस डेटाबेस के अंदर नहीं जाओगे तो आप कलेक्शन को डिलीट कर ही नहीं पाओगे। तो आपको सबसे पहले उस कलेक्शन में जाना है जिस कलेक्शन को आप, मतलब उस डेटाबेस में जाना है जिसके कलेक्शन को आप डिलीट करना चाहते हो। तो मैं सैंपल डीबी के अंदर ईएमपी को डिलीट करना चाहता हूँ। किसको डिलीट करना चाहता हूँ? ईएमपी को। तो कैसे डिलीट कर सकता हूँ? अरे, बहुत सिंपल है। क्या करना पड़ेगा? डीबी डॉट ई एम पी डॉट ड्रॉप। देखो, डिलीट हो गया।
ठीक है, अब मैं लिखता हूँ शो कलेक्शंस, क्या दिख रहा है? नहीं दिखेगा, खत्म हो गया। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो डीबी डॉट गेट कलेक्शन नेम, कुछ नहीं आया, एम्प्टी आ रहा है। ठीक है, डॉट काउंट चला दो, जीरो आएगा। सॉरी, काउंट नहीं चलेगा, कलेक्शन नेम्स ऐसे चला सकते हो, डॉट टू एरे डॉट काउंट। अच्छा, ये खाली दे रहा है, एरे नहीं चल सकता। ठीक है, एरे ही है ये बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो खाली है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब मान लो मुझे डेटाबेस को ड्रॉप करना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा डीबी डॉट ड्रॉप, खत्म। ये, ओ सॉरी, डीबी डीबी डॉट ड्रॉप डेटाबेस, ये देखो डिलीट हो गया, और साफ बोल रहा है कि भैया सैंपल डेटाबेस ड्रॉप्ड है। अब तुम कहोगे सर अगर सैंपल डेटाबेस ड्रॉप हो गया तो यहाँ पे ये सेलेक्टेड क्यों आ रहा है? अरे भाई, सेलेक्टेड इसलिए आ रहा है कि ये तो वो है ना, मतलब रन टाइम में बना हुआ है। अब अगर ये मेमोरी से डिलीट हो गया होगा तो यहाँ पर सैंपल डेटाबेस नहीं दिखेगा सो डेटाबेसेस में। ये देखो कहाँ दिख रहा है सैंपल डेटाबेस। क्लियर है कैसे डिलीट करते हैं? ठीक है, अब आते हैं, अब मैं बताता हूं तुमको, ये बता ये दिया। तो जो ट्रंकेट क्या होता है? क्या? ट्रंकेट ट्रंकेट। अबे ट्रंकेट का मतलब पूरे के पूरे डेटा को खाली करना, और बाय डिफॉल्ट ट्रंकेट कमांड नहीं होती है डेटाबेस में, मतलब मोंगोडीबी में नहीं होती ट्रंकेट कमांड। चेक कर लूं, कंफर्म करा देता हूं ना, मुझे जहां तक पता यही है, बाकी देखते हैं। ट्रंकेट कमांड इन मोंगोडीबी, साफ बोल देगा, बोल रहा है, कह रहा है कि भैया ट्रंकेट कमांड नहीं होती, तुमको डिलीट में, हाँ डिलीट में नहीं करना पड़ेगा, काम खत्म। या दूसरा कह रहा है कि तुम कलेक्शन ही उड़ा दो पूरा। सही बात है, सही बात है भाई, कलेक्शन ही उड़ा दो, काम खत्म, कुछ बचेगा ही नहीं। हेलो। यस सर, यस सर। हमसे लास्ट सेमेस्टर एग्जामिनर ने यही क्वेश्चन पूछा था। क्या? पूछा था ड्रॉप, ट्रंकेट और डिलीट में डिफरेंस। आ जाया था? आज ही नहीं, पिछले साल एग्जामिनर ने वाइवा पूछा था। अच्छा, ये एग्जाम हो गया? तो वाइवा जी आज तो हो गया। कुछ काम आया जो? बहुत बढ़िया। मेरे से भी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया। किया था पिग से। क्या? पिग से दिया था तब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। पिग से पर अब क्वेश्चन आया था पिग से रिलेटेड, पिग लैटिन, पिग स्क्रिप्ट। बाप रे। अब वही नहीं पढ़ा था, बाकी सब पढ़ के गए थे। इकलौता टॉपिक छोड़ा था पूरे सिलेबस से, उससे 16 नंबर के क्वेश्चन आए थे। वाह। ये होती है किस्मत। हैं? फिफ्थ यूनिट इतने सारे टॉपिक है, उसने उठा के सारा पिक उठा के दे दिया आपको। अच्छा, अपाचे पिग। बेस। अपा नहीं, आप या पिग हाइव होता है ना, पिग हाइव। नहीं नहीं, पिग और फाइव अलग अलग चीज है। तो फिर अपाचे पिग है ना? ये अपाचे पिग। स्पार्क के लिए बेसिकली यूज होता है शायद वो। हाँ, यही लिख के आए, वो होता है कि नहीं होता ये नहीं पता, क्योंकि पढ़ा रहता है, थोड़ा बहुत जो पता था वही लिख दिया बस। ये वाला, यही वाला, यही वाला। ये वाला ना? हडूप के साथ यूज होता है, तो हाथी के साथ आता है। हाँ, हडूप से हाथी और पिग से पिग। ठीक। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, ये बता दिया। अब देखो, अब आता है टोटल डेटा टाइप्स। ठीक है,
तो सारे डेटा टाइप्स बता देता हूं। मतलब देखो, डेटा टाइप्स में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि पूछा जाता है कि डेटाबेस में, मतलब मोंगोडीबी में कितने टाइप्स के डेटाबेस होते हैं, ठीक है, मतलब कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। या कुछ लोग डेटा टाइप्स ना बोल के सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि मोंगोडीबी में कितने टाइप के बीसण टाइप्स हैं। तो तुमको ये बात पता है कि एक्चुअल जो फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर है वो बीसण ही होता है। मतलब क्योंकि टेक्स्ट फॉर्मेट का जो डेटा होता है उसको हम जेसन बोलते हैं, और जो बाइनरी डेटा होता है उसको हम बीसॉन बोलते हैं। तो अगर बीसॉन का टाइप स्ट्रिंग कह दो तो वो जेसन ही तो हो जाएगा। गलत कह रहा हूं क्या? जी सर, स्टेशन में आ जाए। अगर हम बीसन, भाई बीसन बाय डिफॉल्ट, बीसन बाय डिफॉल्ट बाइनरी है, लेकिन अगर हम बीसन का टाइप जेसन कर दें या स्ट्रिंग कर दें तो उसमें जेसन डेटा ही आएगा। हाँ या ना? ठीक है। तो अगर हम डेटा टाइप्स दे बोले, तो डेटा टाइप्स में मोंगोडीबी में कितने होते हैं तो मैं तुमको बता देता हूं। ये है मेरे पास, ऑलरेडी मैंने लिख रखे थे ये। ठीक है। तो जो टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट बेसिकली स्ट्रिंग्स होते हैं। बुलियंस की बात करोगे तो बुलियन बोले तो ट्रू और फॉल्स बाइनरी वैल्यूज, ठीक है। ट्रू और फॉल्स, जीरो और वन भी बोल सकते हो इसको, बट स्टैटिकली अगर बुलियन की बात करोगे तो ट्रू और फॉल्स दिखाना पड़ेगा। ट्रू लिखा जाएगा ऐसे और फॉल्स लिखा जाएगा ऐसे। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स बेसिकली इसमें तीन टाइप के होते हैं। एक होता है 32 बिट का, इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर वैल्यू 32 बिट का। फिर एक आता है नंबर लॉन्ग, मतलब 64 बिट में जाओगे तो नंबर लॉन्ग हो जाएगा, नंबर लॉन्ग, याद रखना। ठीक है। मतलब इंट 32, और अगर 64 बिट में जाओगे तो उसका नाम हो जाएगा नंबर लॉन्ग। ठीक है। और डेसिमल बेसिकली वो होते हैं जो फ्लोटिंग वैल्यूज होते हैं ना, डबल वाली। डबल या डेसिमल फ्लोटिंग सिस्टम में जो नंबर होते हैं उनको नंबर डेसिमल कहते हैं। ठीक है। नंबर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे किसी और सेशन में, कि नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, क्योंकि यहां पर साइज की बात है ना कि 32 बिट और 64 बिट की बात चल रही है, तो इसीलिए नंबर्स के डेटा टाइप को हम लोग अलग से देखेंगे। बाकी ऑब्जेक्ट आईडी के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, तो कुछ भी एक्स्ट्रा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आईएसओ डेट क्या होता है? आईएसओ डेट बेसिकली क्या होता है? देखो, दो तरह, एक डेट होती है, एक नॉर्मल डेट होती है, एक आईएसओ डेट होती है। आईएसओ डेट क्या होती है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डेट होती है बेसिकली। ठीक है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डेट होती है। अच्छा, इसको आईएसओ डेट क्यों लिया जाता है? आईएसओ डेट इसलिए लिया जाता है कि जो आईएसओ डेट होती है उसको दुनिया में, मतलब आईएसओ डेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि आईएसओ, मतलब इसमें भी क्वेश्चन बनता है कि जो टाइम स्टैम्प है उसको आईएसओ में ही क्यों लेते हैं। तो देखो, मैंने तुमको बताया था कि जो मोंगोडीबी है उसमें जो ऑब्जेक्ट आईडी बनती है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती है। मतलब इस बात की गारंटी है कि जो आपकी आईडी बना दी गई वो फिर दुनिया में किसी और को वो आईडी नहीं मिलेगी। ये बात तय है ना? तो इसी तरीके से मोंगोडीबी ऐसा मतलब डेटाबेस है कि, मतलब ऐसा नहीं होगा कि इंडिया में अलग टाइम फ्रेम पे चल रहा है। ठीक है। जैसे आप ऐसे इमेजिन करो कि मान लो आपका जो डेटाबेस है वो यूएस में रखा हुआ है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं आपको। ये मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं ना कि जो मोंगोडीबी होता है उसमें एटलस भी होता है, एक एटलस, एटलस क्लाउड डेटाबेस होता है। याद है कि भूल गए? हेलो? नहीं यार। अबे तुम कहाँ हो भाई? हैं कौन से जन्म के लोग हो ये? 2005। ये देखो, ये पढ़ाया नहीं था आईएएस पीएएस? तो उसी में ये नहीं बताया था कि मोंगोडीबी सर्वर में, मोंगोडीबी सर्वर होता है, क्लाइंट होता है, क्लस्टर होता है, एटलस होता है, डीबी टूल्स होते हैं। याद आया? तो इसमें जैसे मैंने बोला मोंगोडीबी एटलस, तो मोंगोडीबी एटलस ऐसा है कि भाई मान लो मोंगोडीबी, अब क्लाउड तो हमने खरीदा नहीं है, अब जैसे लोकल में चला रहे हैं तो लोकल में सिस्टम तो मेरे पास ही रखा हुआ है। तो इसमें जो इंसर्शन टाइम होगा, मतलब
जैसे मैंने तुमको बताया था ना कि उस दिन में हम लोग रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे थे, तो हम लोग क्रिएटेड बाई बनाते हैं, ठीक है, टाइम वगैरह नोट करने के लिए। तो जरा सोचो कि मान लो जो सर्वर है, भाई तुमको ये बताया था ना कि सर्वर कहीं और रखा होता है और जो यूजर होता है उसको क्लाइंट दिया जाता है। तो हो सकता है सर्वर मान लो यूएसए में रखा हो, ठीक है, और क्लाइंट कहां पर है, क्लाइंट मान लो इंडिया में है, और क्लाइंट से कनेक्शन बना के हम यूएसए वाले सर्वर पे डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। तो मान लो अगर टाइम डिफरेंस होगा, तो मैं अब तुमको दोनों को पता है कि यहां जब सुबह होती तो वहां रात होती, ये बात पता है कि नहीं पता है? 10-12 घंटे का डिफरेंस होता है दोनों में, यूएस में और इंडिया में। गलत है कि सही? बताओ, सही है ना? तो अगर हम, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि हम भैया यहाँ पर कोई रात में डेटा इंसर्ट, रात में 9 बजे डेटा इंसर्ट किया गया और वहां दिखा रहा है कि सुबह के 10 बजे डेटा इंसर्ट हुआ है, तो फिर ये तो टाइम वाइम गलत हो जाएगा ना। नहीं समझे? अगर टाइम में वेरिएशन रहेगा तो रिकॉर्ड की जो वैलिडिटी होगी वो गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये बताओ, है कि नहीं? अरे सोच के देखो कि तुम्हारा जो, तुम सोच के देखो, जैसे तुम्हारे मान लो जैसे महफूज, तुम्हारा कोई फैमिली में दुबई वगैरह में रहता है कोई बंदा? नहीं अरे मतलब जैसे ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे बहुत से लोगों की फैमिली के पापा वगैरह या भाई वगैरह दुबई में रहते हैं। सर, वो जैसे कि वहाँ पे टाइम वगैरह का थोड़ा अब डिफरेंस। वहां टाइम, यहाँ टाइम डिफरेंस रहता है, तो ऐसा होगा ना कि मान लो यहाँ 5 बज रहा है और वहां बज रहा है 9 बज रहा है। तो अगर टाइम डिफरेंस होगा तो भाई तुम जो मैसेज भेज रहे हो वो उनके पास तुरंत पहुंचेगा, कि जब, मतलब ऐसा हो जाएगा ना कि तुम्हारी घड़ी अगर पहले चल रही है और उनकी घड़ी बाद में चल रही है, और टाइम डिफरेंस अगर अलग अलग होगा, जो कि रियल में होता है, उधर भी टाइम डिफरेंस अलग होता है और इधर भी टाइम डिफरेंस अलग होता है, ठीक है, दोनों का टाइम डिफरेंस अलग अलग होता है। लेकिन लेकिन ना, अगर इस टाइम डिफरेंस को मैनेज ना किया जाए और अलग अलग स्टैंडर्ड या अलग अलग टाइम जोन में चल रहे होंगे, तो भाई ऐसा हो सकता है कि जो मैसेज मैंने बाद में भेजा है वो उनके पास पहले पहुंच जाए। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर, जैसे अभी मेनली शेड्यूल कर रखते हैं किसी मैसेज पे। हाँ, अपने यहाँ से हम जैसे करते हैं 12 बजे के लिए, वहां से वो भी करे 12, तो अलग अलग टाइम पे आएगा, ना कि सेम टाइम पे आएगा। जैसे वहाँ का टाइम जोन अलग होगा, यहाँ का टाइम जोन अलग है। सही है ना? तो क्या होता है कि हम लोगों को तो जो टाइम जोन होता है वो ऐसा रखना पड़ता है जो यूनिवर्सल हो। और यूनिवर्सल टाइम जोन जो होता है उसको बोलते हैं यूटीसी। क्या बोलते हैं? यूटीसी, यूटीसी ये लिखा है, यूटीसी, ठीक है। यूटीसी टाइम जोन होता है, और यूटीसी का फुल फॉर्म होता है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। और इसका जो फॉर्मेट होता है वो ऐसा होता है, वाई वाई यम यम डी डी, मतलब पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर टाइम आएगा, और जो घड़ी चलेगी, मतलब घड़ी मतलब जो आवर, मिनट और सेकंड चलेंगे वो ऐसे चलेंगे। कैपिटल एच दो होते हैं, कैपिटल एच होता है, स्मॉल एच होता है। कैपिटल एच का मतलब होता है 24 आवर्स, 24 आवर्स। और समझ रहे हो, जो कैपिटल एच मतलब होता है वो होता है 24 आवर्स। नहीं समझे? हेलो? यस सर, समझ गया। और ये जो स्मॉल एच होगा वो 12 का होगा। 12 के लिए होगा, ठीक है, जो स्मॉल एच होगा वो 12 के लिए होगा। अब जरा सोच के देखो, जरा एक चीज सोच के देखो, स्मॉल एच जो होगा वो 12 के लिए होगा। अब जरा सोच के देखो, तुमने देखा होगा जो आईआरसीटीसी वाले हैं वो इस वाले टाइम को फॉलो करते हैं, 24 आवर्स वाले। एच एच वाले, कैपिटल छोटे वाले कि बड़े वाले? कैपिटल एच को। कैपिटल एच को फॉलो करते हैं ना। यस सर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई मान लो, क्योंकि इंडिया में तो भाई जनरली लोग एएम पीएम यूज करते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी ट्रेनें होती हैं जो 2-2 3-3 दिन चल लेट होती हैं, मतलब 2-2 3-3, मतलब 2-2 3-3 दिन तक का रूट होता है उनका। तो फिर उनके में फिर कंफ्यूजन हो जाएगी कि रात के, मतलब किसी ने बोला भैया रात के 12 बजे, अब मान लो किसी ने बोला 12 बजे, अब ये 12 बजे
सुबह का भी हो सकता है या शाम का भी हो सकता है, समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मान लो कोई ट्रेन है और किसी ने बोला कि कल की ट्रेन है मेरी। ठीक है, अब अगर तुम कल की ट्रेन के हिसाब से बात करोगे, कल के हिसाब से बात करोगे तो 24 आवर्स के हिसाब से तो वो कल ही की होगी। लेकिन जनरली इंडियन सिस्टम में अगर 24 आवर्स के हिसाब से चलते हो तो लोग क्या बोलेंगे, आज रात 12 बजे। नहीं समझे? ठीक है, तो इसीलिए बेसिकली जो है, जो इसमें टाइम फ्रेम लिया जाता है उसमें कैपिटल एच का मतलब होता है 24 और स्मॉल एच का मतलब होता है 12। और जब स्मॉल एच लेते हैं ना, तो इसका जो सीक्वेंस होता है वो होता है एच, सॉरी, वो होता है एच, आई, एस और ए। याद रखना, ए का मतलब हो जाता है एएम और पीएम। याद रहे, HIS ए तभी आएगा जब आवर 12 घंटे का होगा। और अगर 24 आवर है तो कैपिटल एच, स्मॉल आई और स्मॉल एस। क्लियर है, हाँ या ना में जवाब दो। यस सर, क्लियर है सर। आईएसओ डेट की खास बात क्या है कि इसे तुम दुनिया के पहली बात, टाइम यूनिवर्सल होता है और तुम इसको किसी भी टाइम जोन में कन्वर्ट कर सकते हो। कमाल की बात यह है, अब जैसे इंडिया है तो इंडिया में कौन सा टाइम जोन चलता है पता है? पता नहीं कौन सा करके जेड एन करके रहता है। अबे जेडन नहीं, जी। टाइम जोन का, टाइम जोन किसके, कौन सा ऐसा टाइम जोन, टाइम जोन सेंट्रल होता है ना, वो उसका नाम क्या है? अरे सर क्या था उसको। एशिया ऑब्लिक कोलकाता। इंडि, इंडियन टाइम जोन होता है, जैसे दिखाऊं मैं इधर, पता है तुमको कि नहीं पता ये बात? डेट एंड टाइम। अब इसमें टाइम जोन देखो क्या लिखा है, देख इधर देख, क्या लिखा है, UTC लिखा है ना। और क्या लिखा है, कोलकाता, तो एशिया ऑब्लिक कोलकाता है कोलकाता। है ना? ये देखो लिखा है ना, एशिया ऑब्लिक कोलकाता, ये है। तो एशिया ऑब्लिक कोलकाता का मतलब यही है कि जो है हम लोग यूनिवर्सल टाइम स्टैम्प पे चल रहे हैं, ठीक है, UTC में। अब ये आईएसओ क्यों यूज होना चाहिए, आईएसओ क्यों यूज होता है? आईएसओ इसलिए यूज किया करता है कि जैसे मेक माई ट्रिप है, उसमें फ्लाइट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, ये सर्वर वगैरह की एपीआई हैं, क्लाउड है, ये सब जो है, ये इन सब को जो है, ये सब इंटरनेशनली हो सकते हैं ना, मतलब सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं होता है ये। भाई एयर फ्लाइट है, तो एयर फ्लाइट, एक फ्लाइट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रही है, तो उनको इंटरनेशनल टाइम मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, सैटेलाइट जो रहती है उनको भी इंटरनेशनल टाइम मेंटेन करना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग में इंटरनेशनल टाइम मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि सर्वर हो सकता है तुम्हारा इंडिया में हो और हो सकता है तुम्हारा क्लाइंट जो है यूएसए का हो। ठीक है, इसी तरीके से सर्वर की एपीआईज हो गई, क्लाउड हो गया, इन सब को जो है इंटरनेशनल टाइम की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम लोग आईएसओ डेट का यूज करते हैं। फिर दूसरा आता है टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प कौन सा टाइम स्टैम्प होता है? टाइम स्टैम्प को हम बोलते हैं इपॉक टाइम। ये मैं ऑलरेडी तुम लोगों को बता चुका हूं कि इपॉक टाइम का मतलब क्या होता है, कि 1 जनवरी 1970 रात के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे के 0 मिनट और 0 सेकंड पे से लेकर करंट में जो टाइम हो रहा है 13 मिनट, मतलब सॉरी 13 जून 2025 में 10 बज के 7 मिनट और कुछ सेकंड, मान लेते हैं 33 सेकंड है, फिर 34 सेकंड हुआ, फिर 35 सेकंड हुआ, तो मतलब एट करंट इंस्टेंट तक में, यहां से लेकर यहां तक में जो भी टाइम डिफरेंस आएगा इन सेकंड्स, वो कहलाता है क्या, इपॉक टाइम। बात समझ में आई? इसको स्टोर कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं न्यू टाइम स्टैम्प। एरे, एरे मतलब एरे है, और एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स का मतलब है नेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। क्लियर है? तो इतने सारे हमारे के पास डेटा टाइप्स होते हैं, और मुझे जहां तक लगता है ये सारे के सारे डेटा टाइप तुम लोग ऑलरेडी देख चुके हो। स्ट्रिंग्स देख चुके हो, बुलियन देख चुके हो, नंबर्स देख चुके हो, ऑब्जेक्ट आईडी देख सकते हो, देख चुके हो, उस दिन डेट भी दिखा दी थी, टाइम स्टैम्प भी दिखा चुका हूँ, नेस्टेड वाला देख ही चुके हो, एरे भी देख चुके हो, तो सारा देख चुके हो कि नहीं ये बताओ, हाँ या ना? यस सर, यस। ठीक है, बस। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू।